यस, चलो देखो बच्चों, थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ वही जो चीज। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। अभी तक हम मेनली, यस प्लीज, दो चैप्टर कवर कर चुके हैं। यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन को हम मेन चैप्टर नहीं कंसिडर करेंगे, दैट विल डिस्कस इन द आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे और डेमो जब मैंने पढ़ाया तो वो हो चुका था, मैंने कुछ हद तक वो पढ़ाया। पहला मेन चैप्टर हमारा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ऑब्वियसली वेक्टर भी हमने कवर किया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सब कुछ रिकॉर्ड में है रेफरेंस के लिए। पहला चैप्टर मानते हमने कवर किया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा हमने किया प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम अभी कवर करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन कवर हो जाए हम इन तीनों के मिला के ग्राफ और रिलेटिव मोशन के सवाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था तो 1D मोशन था। जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था वो 2D मोशन था। सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। पहले स्लाइड पे देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें स्टार्टिंग से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इसका बड़ा भाई है रोटेशनल मोशन, तो देयर इज अ सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। कुछ तो फर्क होगा दोनों में। हमने एक उदाहरण के तौर पे कोई भी एक फैन जो हमारे घर पे होता है या क्लासरूम में ही देखो, कोई भी एक फैन जो घूम रहा है और हमें देखना है कि उसका मोशन जो है घूमने वाला है। घूमने वाले तो दो मोशन होते हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे रोटेशन। बाय द वे रोटेशनल मोशन अलग सा चैप्टर है, वो हमें आगे पढ़ना है, 5th या 6th कुछ चैप्टर है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारा फैन घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन होगा या सर्कुलर मोशन होगा? एक रफ गेस करो, क्या लग रहा है? लग रहा है सर्कुलर मोशन। कर्णपुरा की यात्रा में जब हम जाते हैं वहां पे वो जो जायंट व्हील होता है, तो उसका जो मोशन है घूमने वाला मोशन कौन सा टाइप का है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन? लग रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसको आज क्लियर करते हैं, वो दोनों के दोनों रोटेशनल मोशन है। जो फैन घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन है, हम कहते हैं ना फैन रोटेट हो रहा है। तो कैसे जज करेंगे कि कोई सर्कुलर मोशन है कोई रोटेशनल मोशन है? डेफिनेशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ, वहां पे एक पॉइंट हमने दिखाया है फैन के ऊपर, और उस पॉइंट का नाम क्या है? पार्टिकल। तो कोई एक छोटा सा पार्टिकल, पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है, कितना बड़ा? प्लैनेट जितना बड़ा भी हो सकता है पार्टिकल। तो डिपेंड करता है कि हम किसको पार्टिकल मानते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं किसी फैन के ब्लेड के ऊपर एक छोटी सी चींटी चल रही है, कोई पत्थर रखा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं। तो जो पत्थर का मोशन होगा, एंड बाय द वे जैसे ही फैन घूमेगा ये पार्टिकल भी उसके साथ घूमेगा, समझो हमने इसको टाई किया है, गिर ना जाए इसके कारण। तो जो पार्टिकल का मोशन होगा उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, और जो पूरा ब्लेड है फैन का उसका जो मोशन होगा उसको क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन। तो डेफिनेशन के तौर पे जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे फैन के ब्लेड के ऊपर। मैंने सवाल पूछा, जो फैन का ब्लेड है कितने पार्टिकल है फैन के ब्लेड के ऊपर? मतलब जो फैन का ब्लेड है कितने पार्टिकल से बना हुआ है? बहुत सारे पार्टिकल है। क्या हर एक पार्टिकल अलग अलग दिख रहा है क्या? उसको कहते हैं कंटिन्यूस बॉडी। और किसी कंटिन्यूस बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल को शब्द क्या दिया हमने? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसके मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर में हम सिंगल पार्टिकल का डिस्कशन करेंगे, और जो भी हम यहां पढ़ेंगे वो रोटेशनल मोशन में चीज काम में आएगी, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में? हम सबसे पहले जानेंगे पैरामीटर्स। ऐसा शब्द हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी कहीं लिखा था ना, वहां पे क्या क्या पैरामीटर्स आए थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। यही पैरामीटर सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे। कुछ अलग और भी पैरामीटर्स आएंगे, अलग क्वांटिटीज पैरामीटर, मतलब क्वांटिटीज अलग आएंगी। दो तीन और है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी उनको हम समझते हैं, चलो एक एक करके हम समझते चीजों। और क्या हमारे पास एक डेफिनेशन हमने बना दी कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ये जो कोई पार्टिकल है, यहां दिखा दो सर, एक पार्टिकल हम लेते हैं, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में करेंगे तो उसका जो पाथ है वो टोटल पाथ कितना कवर करेगा? एक पूरा सर्कल जब कवर करेगा ये
तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कमफरेंस के बराबर डिस्टेंस। खास बात क्या होगी, अगर ये सेंटर है, सेंटर से ये पार्टिकल ए पोजीशन में आए, बी पे आए या सी पे आए, सेंटर से वो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, मतलब एक ऐसा मोशन जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है, ऐसे मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। या सिंपल भाषा में अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, उस मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो जो मून है अराउंड द अर्थ, उसकी जो चाल है, उसका जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर मोशन। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक घड़ी का कांटा हमने यहाँ पे दिखा है, घड़ी का कांटा कौन सा कांटा मानते हो, मिनिट हैंड मान लो। इस मिनिट हैंड के यहाँ पे कोई पार्टिकल हमने रखा है, वो घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, यस ऑब्वियसली घड़ी का कांटा क्लॉकवाइज ही घूमेगा, राइट। ओके, मैंने पूछा ये जो घड़ी का कांटा है पूरा, उसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा, और वो जो एक पार्टिकल यहाँ पे उसका मोशन कैसा होगा, बराबर है, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल है, इसका मोशन सर्कुलर, ब्लेड का मोशन क्या होगा, रोटेशनल। ठीक है, अभी काम की बात करते हैं, एक एक पैरामीटर हम समझते हैं। पहला पैरामीटर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बड़ा सिंपल है। एक पार्टिकल हमने दिखाया, कंसिडर करते कि वो इनिशियली ए पोजीशन में था, कुछ थीटा एंगल कवर करके वो बी पोजीशन पे आया, मतलब जब ए पार्टिकल यहां से चला, कुछ सेकंड बाद यहाँ पे आया होगा, समझो 2 सेकंड के बाद वो बी पोजीशन पे आया है। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ 2-3 लोग और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या लिखा हुआ है, आर्क लेंथ। क्या होगा आर्क लेंथ, ये जो कर्व पाथ है ना, ये जो पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कैसा है, कर्व पाथ है, तो इस कर्व पाथ को हम क्या कर सकते हैं, आर्क लेंथ h से दिखाएं। ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ और बात करनी हो बाद में करते हैं, पहले इसकी बात निपटा लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये क्या है भाई साहब, सेंटर है, किसका सेंटर है ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सेंटर है, और इस पूरे पाथ को क्या कहते हैं हम, सर्कमफरेंस कहते हैं। वो बात तो पहले ही क्लियर हो गई है सर। ये पार्टिकल जब ए से बी पोजीशन पे आया तो हमने क्या किया, बड़ी सिंपल बात है, ए से एक लाइन सेंटर को जोड़ने वाली ड्रॉ की, जब पार्टिकल बी पे आया, बी से सेंटर को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ की, और उसके बीच में एक एंगल मेजर किया, उसी को नाम हमने दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगल सबटेंड बाय द पार्टिकल एट 2 डिफरेंट पोजीशन एट द सेंटर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, दिख भी रहा है कि कितना एंगल है। अगर मैं बताऊं कि ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, तो जिसको पूछूंगा वही बताएगा, ऋग्वेद कितना एंगल होगा, रेडियन में कितना होगा ये, मतलब हमने ये और ये दोनों को सेंटर से जोड़ा और ये एंगल मेजर किया, कितना आया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कहोगे, पाई रेडियन में। डिग्रीज में कहोगे कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर एक कंप्लीट पूरा चक्कर लगाया जाए यहां से यहां तक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई। अगर हम कहेंगे कि 2 पाई एंगल वो कवर कर रहा है, तो कितना चक्कर कवर हुआ, या कितने रिवोल्यूशंस कवर हुए, एक रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है। अच्छा, ये एक चीज हमने दिमाग में रजिस्टर कर ली। ठीक है, एक खास बात हमने ऑब्जर्व की, सर आपने रेडियस लिखा, रेडियस के आगे क्या लिख दिया आपने, मतलब रेडियस को हमने वेक्टर बनाया, मतलब उसको डायरेक्शन हमने दे दिया। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या दिया, सेंटर से उस पोजीशन ए का जो भी डायरेक्शन है उसकी तरफ, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वही हमारा रेडियस का डायरेक्शन होगा। तो दिमाग में एक चीज रजिस्टर हमने कर ली, रेडियस का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखने में शब्द आसान जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। आगे एक खिलाड़ी आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं पढ़ा होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम, स्कूल में था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ होने वाला फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट में हम याद रख सकते हैं, रेडियस का जो भी डायरेक्शन वो कहाँ है, बाहर। क्या जरूरत पड़ी रेडियस को वेक्टर बनाने की, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन हमें मिला, S इक्वल टू आर थीटा, मतलब आर्क लेंथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस वेक्टर के बीच में एक रिलेशन आ गया, x इक्वल टू आर थीटा। मैं जो कह रहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी है, इसके बारे में, आर्क लेंथ के बारे में, वो हम समझते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये देखो, A से B स्ट्रेट लाइन है या कर्व पाथ है, अगर ये डिस्टेंस हम काफी छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे, तो लगभग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हम जब हम पढ़ते हैं ना, हम कुछ अज्यूम करते हैं,
कि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ के बीच में ये रिलेशन लगाएंगे ना S इक्वल टू आर थीटा, तो ये कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि ये कैसे मेजर करेंगे, हमें उसके लिए हर बार ये एंगल लगेगा, ये थीटा एंगल लगेगा। तो कई बार क्या है कि अगर हम इसको यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस ले ले तो हमें ये आर्क लेंथ की जगह पे एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर काफी कम समय के लिए अगर हम एंगल मेजर करते हैं, यहां से यहां जाने के लिए समझो 2 सेकंड लगते हैं, हम 2 माइक्रो सेकंड का डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो यहां तक आ जाएगा। कब की बात कर रहे हैं, तो ये जो आर्क लेंथ है वो सीधी लाइन नहीं बन जाएगी, मतलब हम उसको एज अ स्ट्रेट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। दिया लक्ष कुठे आहे तुझं, तिकडे काय बघते, काय नाही का तिकडे। तो अगर टाइम को काफी छोटा कर देंगे तो हमारी जो आर्क लेंथ है वो क्या बन जाएगा, एक लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, तो S इक्वल टू आर थीटा में अगर टाइम काफी छोटा है, क्वेश्चन में वैसा कुछ मेंशन होगा, तो हम S को डिस्टेंस ले सकते हैं। तो एक रिलेशन हमें पहला मिल गया, नोट डाउन कर लो, बस उतना ही लिखना है, S इक्वल टू आर थीटा, राइट डाउन S इक्वल टू आर थीटा, बाकी ये PDF मिल जाएगा तब इसे पूरा लिख लेंगे आप। ठीक है, S इक्वल टू आर थीटा, उसमें से S लिखा हमने आर्क लेंथ, R इज, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, दैट इज टोटली अप टू यू कि तुम कितना फास्टली से लिख रहे हो। S इक्वल टू आर थीटा, दैट इज द रिलेशन, उसमें से S लिखोगे, S इज आर्क लेंथ, R इज रेडियस एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो S इक्वल टू आर थीटा एक फॉर्मूला हमें मिल गया इस प्रकार से। ठीक, इसमें एक जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम इसे स्किप करते हैं, जब यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन हम कवर करेंगे तब इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे। ए मूर्खा, इकडे बघ, काय बोले, काय गप्पा मारतो आरपी, काही विचारायचं नाही, इकडे बघायचं, काहीच गरज नाही विचारायची। चल आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं दो सिचुएशन। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, मुझे जो भी दिखेगा ना, मैं देखूंगा नहीं कि तू सही था या गलत था, सीधा बाहर निकाल दूंगा। सबका अटेंशन यहां चाहिए, कोई इधर उधर देखेगा तो उसको भी क्लास के बाहर जाना। सो मोशन ऑफ पार्टिकल हम दो कंसिडर करते हैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम थीटा के बारे में अभी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज थीटा? सर, ए पोजीशन से बी पोजीशन जब पार्टिकल जाएगा उसका सेंटर पे जो भी एंगल क्रिएट होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने अभी जस्ट बताया। हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड। एक रूल होता है जिसका नाम है राइट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई एक एग्जांपल ले लेते, लेट्स टेक दिस क्लॉकवाइज। एक पार्टिकल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मैंने राइट हैंड लिया, राइट हैंड को कर्ल किया जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा था। किस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा था, क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में मैंने हाथ को कर्ल किया। सर, एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो हम हाथ को इस प्रकार से करते। मेरे थंब को ऑब्जर्व करो, क्लॉकवाइज में थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, एंटी क्लॉकवाइज में थंब कहाँ आ रहा है, बाहर। सो राइट हैंड रूल से हमें यह समझ में आता है कि थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर कर्व हैंड क्या था, डायरेक्शन किसका था, ये कर्व हैंड किसका डायरेक्शन था, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा था, ये सर्कुलर मोशन पर। क्लॉकवाइज है, घुमा दिया अंदर। ये जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कुछ डायरेक्शन देना था, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये कैसे माइनस के लिखा है, क्योंकि ये x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है माइनस y, ये z होता है, ये माइनस z, तो z लिखो ना। k क्या लिखा है, व्हाट इज k? ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, डायरेक्शन बताने के लिए सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जिसका नाम यूनिट वेक्टर। x के लिए क्या होता है यूनिट वेक्टर, माइनस आई क्या, j माइनस j क्या, k। ये पीछे की तरफ है, इसके कारण इसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, माइनस के कैप लिखेंगे, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस के कैप कैसे आया है, सो वी हैव कर्ल्ड है, थंब बाहर आ गया, तो ये आंसर हमें दिया प्लस के कैप। ठीक है, तो तीन क्वांटिटीज है जिसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं, जिनका डायरेक्शन पहले तो हमने ये पढ़ चुके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे आएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
और उसके आगे आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक, आगे हम समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी सेकेंड। पहले हमने क्या पढ़ा, मेन कौन सी थी पहले क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक रिलेशन हमें मिला S इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, उसमें से R रेडियस था, S आर्क लेंथ था, अगर टाइम काफी छोटा है तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। एंगुलर वेलोसिटी कुछ लिखा हुआ है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी थी, और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया, यूजिंग राइट हैंड रूल, वो कर्व फिंगर वाला जो हम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसका समझ लेते हैं, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, रेडियन पर सेकेंड। अगर रेडियन पर सेकेंड में नहीं होगा तो दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, डिग्री पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन बना दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला में दिख रहा है क्या, थीटा आया और नीचे ये कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, वैसा ही कुछ है ना, ये बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है। मतलब कितना एंगल उस पार्टिकल ने कवर किया कितने समय में, वो बताएगा उसके एंगुलर वेलोसिटी को। जैसे कितना डिस्टेंस कवर करने को कितना टाइम लगा है, उसको हमने कहा था वो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है, डिस्टेंस अगर लेते। दो पार्ट में यहाँ पे आपने लिखा है, एक लिखा है ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, वहां लिखा है डी थीटा बाई डी टी। क्या अंतर है दोनों में, एक है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एक है एवरेज वेलोसिटी। साधारण शब्दों में अगर हमें कोई थीटा का इक्वेशन दिया है, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और वहां पे वो जो टी की वैल्यू हम पुट करेंगे उसके कारण वहां की एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा हमने, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। या नंबर दे दिया है 30 डिग्री का एंगल और 5 सेकंड में वो कवर कर रहा है, तो ओमेगा जो आएगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। और कौन सी है वो, एवरेज वाली। नंबर दे दिया एवरेज, इक्वेशन आ गया तो क्या करेंगे हम, इंस्टेंटेनियसली का। अच्छा, इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो पीछे आते हैं, यहां पे हमने जो दो केसेस किए थे, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां आया था, अंदर की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ था, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, बाहर की तरफ। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किस फॉर्मूला से बना हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ऊपर क्या है, थीटा है ना, तो जो थीटा का डायरेक्शन होगा वही हमारे ओमेगा का डायरेक्शन होगा। ठीक है, सम डेफिनेशन कवर। अब इसके एक दो फॉर्मूला हम समझते हैं और डिटेल चर्चा करते हैं। ओमेगा का एक फॉर्मूला हमने लिखा है थीटा बाय टी, मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस। अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इस पार्टिकल ने पूरा चक्कर कंप्लीट किया, मतलब थीटा कितना लिखेंगे, तो एक पूरा रिवॉल्यूशन जब कवर करता है, एक पूरा चक्कर जब कवर करता है, उसके लिए जो टाइम उसे लगता है उसका नाम बदल देते हैं, हम उसको लिखते हैं टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन टी से दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2 पाई अपॉन टी। एक तीसरा फॉर्मूला हमने बना दिया 1 अपॉन टाइम पीरियड, कहीं स्कूल में पढ़ा था, वो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को कहीं एन से दिखाते हैं, कहीं एफ से दिखाते हैं, किसी चैप्टर में हम उसको न्यू से दिखाते हैं। तीन अलग अलग सिंबल से हम फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने एन से दिखाया। सो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं समझ में आता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कैसे समझाए। अच्छा, मुझे यूनिट बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का क्या है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट लिखते हैं, क्या कह रहे हो, हर्ट्ज। अच्छा, और कुछ किसी ने कहा, रिवॉल्यूशन नाम देंगे इसको, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या है इसका नाम, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इधर से इसकी डेफिनेशन बन सकती है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझो ये फैन को हमने ऑब्जर्व किया एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में इसने 5 चक्कर लगाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड।
अगर 1 सेकंड में इसने 10 चक्कर लगाए, कितनी फ्रीक्वेंसी हुई इसकी? 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। उसी को हर्ट्ज कहेंगे। तो किसी ने लिखा है 60 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसने? क्लियर हुआ? ठीक है, तो हर्ट्ज का या रिवोल्यूशन पर सेकंड का है, मतलब एक ही है। एक साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, उसके नाम पे रखा हुआ है। क्लास 12 में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या रिसर्च किया था उसके बारे में। एक रिलेशन हमने बिल्डअप किया, मतलब फ्लो हम समझ रहे हैं कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बीच में एक फॉर्मूला बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक रिलेशन लेकर आते हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी बच्चे अभी पढ़ चुके हैं, जो थीटा अपॉन टी लिखा था, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस डायग्राम से देख चीजें बहुत क्लियर हो जाए। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, क्या सेंस बन रहा है इसमें? ओके, मैंने दो पोजीशन दिखाई है। जब पार्टिकल ए पोजीशन पे था, मैंने वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे? वो टेंजेंट काय झालं प्रथमेश? काय झालं बेटा? मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे। वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी लिखा है सर आपने यहाँ पे, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी वेलोसिटी, मतलब उस इंस्टेंट पे उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी थी। बी इंस्टेंट हमने एक ड्रॉ किया, यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कोई पार्टिकल घूम रहा है, वहां पे उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो उसका रिप्रेजेंट करेगा लीनियर वेलोसिटी। करेक्ट? अच्छा, ओके। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने राइट हैंड को कर्ल किया, बराबर? ओके, सो राइट हैंड को हम कर्ल करेंगे। ये जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट करेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा सुदर्शन बेटा, यहाँ पे जो ओमेगा और वी है उसके बीच में कितना एंगल है? प्रथमेश, कितना एंगल बेटा ओमेगा और वी के बीच में? लिखा भी है नीचे कितना एंगल है। डायरेक्ट एंगल तो नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा हुआ है? कैसे परपेंडिकुलर है। ओमेगा बाहर है, एक पेन देना बेटा, दूसरा पेन देना। ये ओमेगा का डायरेक्शन। सर ओमेगा कहां से शुरू करो? सर बाहर है ओमेगा, लेकिन दिखाओ कहां से? सेंटर से। तो सेंटर से हमने एक एरो दिखाया, कहां है ये? बाहर की तरफ। ये ओमेगा है। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी हम ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वेलोसिटी यहाँ पे है और ये ओमेगा यहाँ पे। वेक्टर में हमने पढ़ा था, इन एरो को टेल टू टेल जोड़ दो, इनके बीच में एंगल कितना है? तो हमेशा ओमेगा और वी एक दूसरे के कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, ये काम में आएगा काफी पॉइंट। कहाँ आएगा वो पता नहीं, लेकिन ये पकड़ में आ गया पॉइंट। वी और ओमेगा एक दूसरे के कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। अच्छा, दूसरा पॉइंट पकड़ में लेता है, वी और ओमेगा अलग अलग प्लेन में है। एक नोटबुक देना, प्लेन के लिए तो नोटबुक लगेगी ना, ये छोटी नोटबुक ठीक रहेगी। अच्छा, वी किस प्लेन में है? ये प्लेन में है ना, ये एक्स है और ये क्या है? वाई। और किस डायरेक्शन में है ये? ऊपर है ना। ओके, कौन? वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ओके ठीक। और पार्टिकल किस प्लेन में घूम रहा है? प्लेन, लेकिन एक्स वाई, वाई जेड, जेड के क्या लिखोगे? ऐसा दिखा वैसे से, ये वाई है और ये क्या है? एक्स। तो पार्टिकल किस प्लेन में घूम रहा है? एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है ना। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, मतलब आगे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पीछे। एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है। ओके, और उसी प्लेन में उसकी वेलोसिटी है ना। अभी समझ में आएगा। ओमेगा कहाँ है? सर ओमेगा बाहर है। ये ओमेगा समझ गए, ओमेगा ग्रीन था ना हमारा, ये हमारा ओमेगा है। ओमेगा क्या इस प्लेन में है क्या? ओमेगा इस प्लेन में है, बराबर। ये कौन सा प्लेन होगा सर? ये y है ऊपर और बाहर क्या है? तो ओमेगा इज इन वाई जेड प्लेन एंड v इज इन एक्स वाई प्लेन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो होता है इनटू द प्लेन ऑफ मोशन।
जिस प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसी प्लेन में होगा v और उसके परपेंडिकुलर होगा ओमेगा। तो मैंने दो बातें की है, v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात है कि v किस प्लेन में है, जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है, एंड ओमेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। सिंपल, क्लियर है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हमें आ गया, v और ओमेगा परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट आ गया वो एक प्लेन में कुछ लिखा हो गया। फाइनली ये वाला हम देखते हैं। सर पीछे आपने क्या हेडिंग दिया था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, मतलब एक फॉर्मूला हमें चाहिए था। पहले फॉर्मूला को देखते फिर समझेंगे कैसे आए। v इक्वल टू क्या रिलेशन हमें मिला, आर ओमेगा। हमें अभी तक दो रिलेशन मिले हुए। पहला क्या था, x इक्वल टू आर थीटा, और ये दूसरा मिला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा ओके, v इज अ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंड r क्या है रेडियस है। ठीक है, अच्छा ये आया कैसे एक बार हम समझ लेते हैं। v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हां से लीनियर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे तो आर्क लेंथ है ना, तो हमने टाइम को क्या कर देना है, छोटा कर देंगे, तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मैथमेटिकल टर्म में देखा। लिमिट एंड फंक्शन इस चैप्टर में तुम देखोगे, शायद से वो 12th में होगा तुम्हें मैथ्स में वो चैप्टर, वहां पे तुम्हें ये डिटेल समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। LI मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऐसा कुछ लिखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम टाइम की वैल्यू काफी छोटी ले रहे हैं। इक्वल टू जीरो लिखा है क्या मैंने, टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो, लगभग जीरो के बराबर, मतलब काफी छोटी। तो हम टाइम की वैल्यू काफी छोटी लेंगे। ठीक है, एस बाई टी को क्या लिखा है सर आपने, ds अपॉन dt। मैथमेटिकल हम उसको जब हम छोटी टर्म्स को लिखते हैं तो ds अपॉन dt लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा ठीक है, मान लिया सर, ठीक है जो भी होगा सर। ठीक, s को कुछ सब्स्टिट्यूट हमने किया है। s को क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, r थीटा। इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या चेंज नहीं होगा, पार्टिकल किसी भी पोजीशन, आदित्य पूरा पार्टिकल घूमेगा, r चेंज नहीं होगा ना। सेंटर से ये डिस्टेंस सेम रहेगा। जब पार्टिकल यहां आ जाए, पार्टिकल यहां आर को बाहर भेज दिया, दिख रहा है यहां अंदर क्या बचा, इसको थोड़ा इग्नोर करो 2 मिनट के। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, इसलिए यहां पे इसको क्या लिखा हमने, ओमेगा लिखा, एंड दिस इज आर। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन मिल गया v इक्वल टू आर ओमेगा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, ये क्या है सर, ये लिखने का तरीका होता है। क्या लिख रहे हो सर आप, ds अपॉन dt के पहले लगा दिया। ठीक, मतलब टाइम की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, छोटा। ऐसा क्यों कर रहे हो टाइम की वैल्यू को छोटा, जब हम टाइम की वैल्यू को छोटा करेंगे तो ये जो s है वो लीनियर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। वैसे करने से क्या होगा, हम r को बाहर लिख सकते हैं और थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं d थीटा बाई dt। व्हाट इज d थीटा बाई dt, ओमेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर समझने के। अरे तू भी आ गया क्या, क्यों आ गया इतनी जल्दी, कौन है तू, ये तो वही है ना, थोड़ा कपड़े बदल के आ गया ये, और डिफरेंशिएशन के कपड़े नहीं पहने इसने, ये ना वेक्टर के कपड़े पहने हैं। क्या तो फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। हमने पहले कौन लिखा है, दूसरा कौन लिखा है, अच्छा हमने ऑब्जर्वेशन किया कि पहले आपने ओमेगा लिखा है बाद में आर लिखा है, फर्क गिरता है, ओमेगा ही पहले लिखना पड़ता है। हमने देखा यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का नहीं, वो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन कौन सा टाइप का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस। वेक्टर में हमने 2 प्रकार के मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कब लेते हैं वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय हो गया वेक्टर पढ़ा के। लेलिस भी अवेलेबल है, कब जाके देख सकते हो, कोई चैप्टर भूल गए तो। वेरी गुड, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई साहब। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते, राइट हैंड को कर्ल किया, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। आर का क्या डायरेक्शन होता है, वो कुछ सेंटर से कुछ कह रहे थे आप, सेंटर से बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन ए है, यहां से रेडियस का डायरेक्शन क्या होगा, ए की तरफ घुमाएंगे, ये होगा ना। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, और एक दूसरे के कैसे, ये भी कैसे है, अच्छा ओ, और एक रिलेशन आ गया, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अथर्व बेड़ा तलाश कर, मग
v क्या है? अरे बाप रे, ये वेलोसिटी है, r किधर है? अभी बोला ना सर आपने, ये आ रहे हैं ना सर बाहर इधर, ओमेगा। कितनी बार पता है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, वो कैसे समझ में, एरो ऊपर है ना, पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ओमेगा बाहर है। हाँ हाँ याद आया, भूल गया था। ठीक है, और एक पेन लगेगा, 3 लोग आ गए यहाँ। सो पहले तो आप इसको कंप्लीट करो सर, ये कैसा है, आर भी कैसा है, और वेलोसिटी भी, ये तो बचपन से जानते हैं हम, किंडरगार्टन से। ये v भी कैसा है, तो जब दो लोगों का आंसर मल्टीप्लीकेशन, जो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बात हो, एक ऑब्जर्वेशन हमें करना था, उसकी हम बात करते हैं। ये v है, ढक्कन निकाल के तेरे पास दे देता हूं, ये पकड़ पाई क्यों। ये v है, ये r है, और ओमेगा कहाँ है, ओमेगा कहाँ है, बाहर। क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? कोई गधा ही होगा इसे पैरेलल कहेगा भाई। इसके बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, और किसके बीच में रह गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। मतलब ये तीनों लोग एक दूसरे के कैसे हैं, क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे कि, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ये तो इस पोजीशन में दिखा है, ठीक है। जब मैं बी पोजीशन की बात करूं तो चेक करना है हमें कि क्या ये हमेशा थ्रू आउट द मोशन परपेंडिकुलर रहेंगे क्या। ओके, बी पे कलर चेंज होगा, ये एरो है वेलोसिटी का, ये रेडियस का ये एरो है, एंड ओमेगा बाहर ही है ना। तो अभी भी परपेंडिकुलर के चेक करो, मुझे तो लग रहा है भाई, ये आर मान लो, ठीक है, और तो यहां से आता है, ये वेलोसिटी है एंड ओमेगा बाहर ही है ना, स्टिल दे आर परपेंडिकुलर। एक तीसरी पोजीशन लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड। आई होप समझ तो गए होंगे अभी तक कि ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। इस पोजीशन में वेलोसिटी ये होगी ना, ये आर होगा, और ओमेगा बाहर ही होता है ना। मतलब 2-3 चीजें यहां से क्लियर हो रही है। ओमेगा का डायरेक्शन बदलता नहीं है, अगर कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है तो ओमेगा बाहर ही है ना। किसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, वी एंड आर का। यहाँ पे वी यहाँ था, वी आर यहाँ था, वी ऊपर था, इस इंस्टेंट पे आर ऊपर था, वी। लेकिन खास बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे के किसी भी इंस्टेंट पे कैसे है, परपेंडिकुलर है। यहाँ चेक करो, वी नीचे है, ये आर यहाँ पे इस प्रकार से, एंड ओमेगा बाहर है। At any instant these three quantities are perpendicular to the each other। ये इतना स्ट्रेस देके क्यों बता रहे हो, वो assertion reason वाले जो सवाल है, इस बार आए थे क्या एग्जाम में, डाला था ना, वहां वो फंसाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं, या कोई सीधा सवाल थ्योरेटिकल पूछ लेंगे, वहां पे ये चीज काम में आ जाए। ओके, एंड देन देयर इज अ रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इसके ऊपर के क्वेश्चन हम वर्कशीट नंबर 1 में करेंगे। सो एक बार इसे लिख लो, v इक्वल टू r ओमेगा एंड v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इतना ही लिखना है, रफ में लिखना है, घर जाके पीडीएफ का प्रिंट निकालोगे, रिकॉर्ड लेक्चर में एक बार फिर से देख सकते हो, एक बार ही लेक्चर चाहिए तो तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है, बोलना का, चलो हो गया ना। चलो, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, यस, चलते हैं आगे। ये पेन बैठेंगे तुम लोगों को, अब मजा आएगा। ये खिलाड़ी आ गया मैदान, चल, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनना, यहां मजा आएगा। मैंने 2 कंडीशन यहाँ पे लगाए हुए, और यहाँ पे कुछ 2 मैंने पूरा पूरा दिखा देता हूँ, ये पूरा घर घुमा देता हूँ, कहा क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ लिखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ लिखा है। इस कंडीशन में क्या 0 दिखा है, जल्दी जल्दी से पढ़ो फिर पता होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या बदल रही है, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे ना सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है, और वो अगर ना हो तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक
एक्सेलरेशन है वो कभी कभी आता है। समझो फैन को मैंने बंद कर दिया या फैन को मैं चालू कर रहा हूं, उस वक्त एक एक्सेलरेशन आता है, उसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फैन कंटिन्यूअस घूम रहा है या फैन को मैंने बंद किया या फैन को मैं चालू कर रहा हूं, वहां पे एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो हमेशा रहेगा। अब वो पीछे वाला फैन देखो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, वो जो मिडल वाला, या ये मैं ऑन कर देता हूँ, इधर देखो सबको कन्वीनियंस जाएगा। ओके, इस कंडीशन में हम देखते हैं, इस फैन को ऑन करते हैं। बटन को पहले ऑन करना पड़ेगा, उसको बिजली दे दी मैंने इसे, ठीक है। इधर मुंह कर देते हैं इसका, अच्छा ठीक। फैन स्टेबल हो गया क्या, मतलब नॉन टेक्निकल शब्द यूज किया मैंने। इसका ओमेगा कांस्टेंट हो गया क्या, देखो ना जरा, थरो देखना, ओमेगा कांस्टेंट है क्या, मेरी शक्ल पे थोड़ी ना फैन घूम रहा है। तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया भाई साहब इसका, ठीक है। 3 के स्पीड पे मैंने लगाया है, मैं इसकी 4 पे स्पीड कर देता हूं, तो ऑब्जर्व करो एक बार, ओमेगा बढ़ा या कम हुआ? ओमेगा को छोड़ दो, ये बढ़, इसकी स्पीड बढ़ गई ना, कंटिन्यूस बढ़ ही रही है क्या? जब मैंने 3 से 4 पे या 2 से 3 पे किया तब तक के लिए बढ़ रही है, राइट। उसके बाद कांस्टेंट हो गई, लेकिन पहले से ज्यादा ही है ना, लेकिन कांस्टेंट है, राइट। अभी इसको समझ, इस वक्त इसके पास एक ही एक्सेलरेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं लेकर जाऊंगा उस पॉइंट तक डिटेल में, वो क्या होता है कैसे होता है, बोलो करे। अगर इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर दे, हम कम करो या ज्यादा कर दो, तो और एक एक्सेलरेशन आता है जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड बाय द वे, इनका तीसरे भैया हैं जो थोड़े देर के लिए अभी दिल्ली गए हैं, उनका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। उनका नाम क्या है? एंगुलर। वो दिल्ली से जब आएंगे तब हम उनको पढ़ेंगे, पहले इन दोनों से मुलाकात कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डेफिनेशन यहां पे समझ। ये कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हो ना, उसी को मास से मल्टीप्लाई, मतलब एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा। खैर, विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ओनली। दूसरा पॉइंट ये कह रहे कि इट इज इसेंशियल एक्सेलरेशन टू हैव सर्कुलर मोशन, मतलब इसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ये कह रहे कि हमेशा कहां होता है? सेंटर की तरफ, ठीक है। यहां देखते हैं, जब पार्टिकल ए पोजीशन, मानते कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए पोजीशन पे हमने देखा, जब ये घूम रहा है घूमते घूमते हमने ए पोजीशन में देखा। इस पोजीशन पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में देखा, कहां है ये? टुवर्ड द सेंटर है। वो टुवर्ड द सेंटर क्यों आता है वो भी बताऊंगा, पहले इतना समझो। लेट मी चेंज द कलर। बी पोजीशन पे आते हैं। बी पोजीशन पे जब हम आए, बी पोजीशन पे टुवर्ड द सेंटर, सी पोजीशन पे आए टुवर्ड द सेंटर, मतलब इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यस और नो। और दूसरी खास बात क्या है कि ये हमेशा टुवर्ड्स द कैसा है? सेंटर है, ठीक है। ओके, अब हम ये समझते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर क्यों आता है। पेन ढूंढ रहा हूं, कोई एक पेन दे दो, मैं उससे काम चला लूंगा, कोई भी दे दो यार। ठीक है, पकड़ ले, ग्रीन कलर अच्छा लिख रहा है मुझे, येलो कलर से लिखूंगा ग्रीन पेन से, ठीक है। देखना, तो ए पोजीशन पे मैंने वेलोसिटी निकाला, राइट। बी पोजीशन पे मैंने वेलोसिटी निकाला। सुनो, ए पोजीशन बी पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे आ जाता हूं। जब पार्टिकल यहां पे हो तो उसको एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां पे उसकी ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एक पेन और लगेगा मुझे, यस, ठीक। यहां पे और यहां पे इन दोनों को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये था बी, ये कोई डी नाम दे दो इसे, चलेगा। डी पे आ गए, ठीक। सर आप क्या बता रहे हो, बच्चे भूल गए ना, क्या बता रहा हूं मैं? ऋग्वेद, क्या बता रहा हूं मैं? डोळे तर बंदच दिसतात तुझे एकदम, क्या बता रहा हूं मैं? याद कर रहा हूं मुझे कि मैं क्या बता रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर कैसे है ये बता रहा हूं, ठीक। ओके, हमने दो पोजीशन लिए, ए थोड़ी देर बाद बी पे आ गया, इसकी वेलोसिटी बी थी, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। ऐसे लिखेंगे ना, जिसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अरे चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, केतन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये होगा चेंज, मतलब ये v था, ये v है, तो ये क्या है? डेल्टा। मतलब ये क्या है यार? ये इनिशियल पोजीशन थी, और ये क्या है?
फाइनल पोजीशन थी, हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो निकालते वो हमें चेंज बताता है ना। और ये जो एरो दिख रहा है ना इनिशियल टू फाइनल, ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होगा। इसी के कारण एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ओके, तो किसी भी इंस्टेंट पे हम दो पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, उसका चेंज फाइंड आउट करेंगे और वो चेंज टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ आया, टुवर्ड्स द सेंटर आ गया। और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। ये ले आओ यहाँ पे आज देखो, वो एग्जांपल है, वो कंडीशन है, फैन घूम रहा है, ठीक है, उसको स्लो मोशन में हमने देखा और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया कि ए पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर। जब ये पॉइंट बी पे आ गया उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 10। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ कांस्टेंट है और डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। तो वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? अरवली थी, अरे कैसा आने क्लास घरचे बरोबर पाठवतात, काय कामाचं आहे, कुठं कामात येणार आहे, काही पण शिकवतात उगाच। डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ दिया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है ना। हाँ आप जैसा कहो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है उसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, वही तो दिखा रहा था ना मैं, यहां से ये गया उसका चेंज निकाला, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं ना। मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे थे सर कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। पेन देना। अरे यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये पेन परेशान होना चाहिए। बिना डायरेक्शन चेंज किए मुझे सर्कुलर मोशन करके दिखाओ, होगा ऐसा कभी? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे बिना ये सर्कुलर मोशन है क्या? नहीं सर, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। बोल लो का, इसका अगर डायरेक्शन में चेंज करूं तभी तो संभव है ना सर्कुलर मोशन चेंज होगा, मतलब सर्कुलर मोशन होगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या बिना डायरेक्शन चेंज किए सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता? मतलब हमें कंटिन्यूअसली इसका डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा तभी सर्कुलर मोशन होगा। इसका मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होगा तो एक एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन हमेशा कहां रहेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगा। दैट्स इट। अब इसके दूसरे भाई की बात करते हैं जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाने से या स्पीड कम होने से आता है। अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाता हूं, मतलब 10 से कितना कर दिया मैंने स्पीड, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अच्छा, क्या नाम दिया सर आपने इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कब आता है? इफ of tangential velocity changes and that acceleration is called as tangential acceleration। अच्छा, अभी बात बन रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको कहेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, एंड इट इज इसेंशियल एक्सेलरेशन। बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन हो सकता है क्या? सर आप घुमा फिरा के वही बात कर रहे हो, समझाने के लिए। बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नथिंग बट मैग्नीट्यूड चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया तो फिर भी सर्कुलर मोशन है। ओके, सो मैग्नीट्यूड चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है उसको टेंजेंशियल। यहां जीरो क्यों लिखा है? क्यों जीरो? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? जब नंबर बदलेगा, नंबर को मैग्नीट्यूड कहते हैं। इफ यू डोंट नो, नंबर चेंज हुआ क्या मतलब मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट।
सो द एक्सेलरेशन इज 0। कौन सा वाला? लेकिन एक होगा ही होगा, कौन? किसी भी इंस्टेंट पे कहां होगा? अभी हम उसके फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक। इसे थोड़ा क्लियर करते हैं, घड़ी के कांटों का क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, कौन सा क्या है, और एक शब्द को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लगता है यूनिफॉर्म इस शब्द का मतलब क्या है? कांस्टेंट सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सर्कुलर। क्या कांस्टेंट होगा इसमें? वेलोसिटी का क्या कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उस टाइप के सर्कुलर मोशन को कहेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बढ़िया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन आएंगे? नॉट बढ़िया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन आएंगे? वो दिल्ली वाले की बात नहीं कर रहे हम, बाय द वो भी 0 है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन आएंगे? श्रद्धेशला विचारलं यूनिफॉर्म से कितने है ना श्रद्धेश, कितने एक्सेलरेशन आएंगे? हाँ अभी नींद से जागा है वो। अरे भाई एक ही एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा 0 होगा इसमें? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ? यहाँ पे क्या 0 है? कौन सा एक्सेलरेशन 0 इसमें? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये गलत एग्जांपल होगा क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ होता है। सो विल टेक दिस वाला एग्जांपल। यस, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन में होता है ना, और वो कांस्टेंट स्पीड से चलते रहते हुए इलेक्ट्रॉन, तो उनका जो मोशन है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड वही बात है, व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ऑब्वियसली डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, बिना डायरेक्शन चेंज किए सर्कुलर मोशन संभव ही नहीं है। ठीक, ओके। कोई फॉर्मूला मिला क्या अभी तक? मतलब थ्योरेटिकली चल रहा था ना? ओके, राइट। सो यस, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। नहीं सर, यूनिफॉर्म का मतलब तो कांस्टेंट होता है, लेकिन एक एक्सेलरेशन तो आया ही आया ना जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ये? टेंजेंशियल की नहीं। ओके, ये बात हम बाद में करेंगे बिकॉज वी डोंट नो द वर्क डन एंड इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, अभी हम एनालॉजी लगाएंगे। मतलब जब हमने 1D में पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ये वेलोसिटी तो वहां कैसे लिखा था, और यहाँ क्या लिख रहे हैं? एक्सेलरेशन इज dv by dt, so we are talking about angular acceleration here, जिसकी हम बात करेंगे अभी। आगे ये दिल्ली से आ गया, ये दिल्ली से आ गया, देखो कैसे बढ़िया है ना। पहला एंगुलर क्वांटिटी मिला हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बातें नहीं। दूसरी एंगुलर क्वांटिटी हमें मिली ओमेगा, जिसका नाम हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा ये मिला हमें एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर क्वांटिटी तो राइट हैंड से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। एंगुलर एक्सेलरेशन का एग्जांपल हम लेते हैं, उसका लिखा नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा। सो लेट मी राइट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वाला, इसका अल्फा कितना है? अल्फा की डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो। बना क्या? वो लिखा था क्या था अल्फा? मैंने सही लिखा है क्या? गलत है ना? अल्फा इज मागे लक्ष्य द्यायचं डी ओमेगा बाय डी टी. व्हॉट इज ओमेगा?
थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, अभी ध्यान दो। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट? अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तभी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बेटा ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? या सिंपल टर्म में ये कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो जाएगा, है ना? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। मुझे बता सकते हो क्या क्या यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है क्या? कौन एक पैटर्न में घूम रहा है ना, इसका ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब इस कंडीशन में अल्फा कितना है? 0। अभी अल्फा को मार्केट में लेकर आता हूँ। अल्फा आ जा, आ गया अल्फा। मैंने फैन को बंद किया, मतलब ओमेगा बढ़ गया, कम हुआ, मतलब देयर इज अ डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा बढ़ गया घट गया? जब हम गाड़ी को ब्रेक लगा दे तो एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, मतलब यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है? तो पहले हम फैन को स्टार्ट करने वाला कंडीशन देखते, वो सीधे है, उल्टा समझ में आएगा फिर। अभी 0 है ना सब कुछ, थीटा कितना है यहाँ पे? अरे घूम ही नहीं रहा तो थीटा 0, थीटा 0 तो ओमेगा 0, ओमेगा 0 तो अल्फा 0, ठीक है? हम फैन को घुमाएंगे अभी, तो फैन घूमेगा, तो ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो, तो ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब अल्फा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कंडीशन पे अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। व्हाट इज ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे? सर वो राइट हैंड रूल लेना पड़ता है। अभी कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है ये फैन? ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फैन इज मूविंग क्लॉकवाइज। तो उसी प्लेन में हमने हाथ घुमाया और ये माइनस की नहीं आ रहा, टेढ़ा आ रहा है थोड़ा, देखो फैन टेढ़ा है ना, ये डायरेक्शन में है ना, यहाँ है क्या? यस और नो बोलो। तो इसका डायरेक्शन ये है, वो क्या होगा? वो कुछ कॉम्बिनेशन में आई क्या प्लस जे क्या। क्लियर है? ओ। अभी हम इस घुमाते, इसको घुमाते, इसका मुझे ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, उसके उधर नहीं जा रहा है, वापस करता हूं मैं वो, ठीक है? वापस कर रहा हूं मैं, तुम्हें ओमेगा का डायरेक्शन बताना है, थीटा का डायरेक्शन बताना है और अल्फा का डायरेक्शन बताना है, ठीक है? अल्फा का छोड़ दो, थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन मुझे बता। क्या रूल यूज करोगे? राइट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है? मैं इसको घुमाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ठीक है, किस डायरेक्शन में इसका ओमेगा और थीटा है, ऐसे देखना पड़ेगा ना, ऐसे जा रहा, हाथ घुमाया, कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? ओके, सो ये कौन सा होगा? माइनस जे। किसका डायरेक्शन है ये? ओमेगा का। और थीटा का नहीं है क्या? थीटा का भी वही डायरेक्शन होगा ना, ऐसे घूम रहा है। तो अभी मेरे पास लेकर आता हूं मैं, इस कंडीशन में थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन बताओ क्या है? सर ऐसे घूम रहा है, वो थंब कहाँ चला गया? थीटा का भी ऊपर है और ओमेगा का भी डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है, राइट? ओके, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ अभी। ना बात आती है अल्फा की। हाँ, वो फैन थोड़ा पसंद नहीं आया मुझे, वो वाला पीछे वाला फैन देखो सब लोग, जो पीछे वाला है, और उसको बंद करो एक बार, उस फैन को बंद करो। नहीं, इधर का बटन है बेटा वैष्णव, इधर का बटन है, हाँ वो बंद कर दिया, ठीक है? फैन बंद हो रहा है ये, मतलब उसका ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मतलब ज्यादा समय ले रहा है ना ये, मतलब ओमेगा इज डिक्रीजिंग। ओके, कौन सा डायरेक्शन एक बार देखो, ऐसे घूम रहा है, ठीक है? थीटा का डायरेक्शन जल्दी से बताओ कहाँ है? ओमेगा का डायरेक्शन जल्दी बता दो, नीचे। अल्फा का डायरेक्शन ऊपर है। अभी फैन को ऑन करो, फैन को ऑन किया, स्पीड बढ़ रही है। थीटा का डायरेक्शन वो चेंज नहीं होता, वो नीचे ही है। ओमेगा का डायरेक्शन वो भी नीचे, इस बार अल्फा कहाँ है? नीचे। क्या समझे अल्फा का डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा हूं मैं? स्पीड बढ़ने से या स्पीड घट, मतलब ओमेगा बढ़ने से और ओमेगा घटने से अल्फा आता है, ठीक है? इसका अभी अल्फा कितना है? 0 है, ठीक है? उसका भी अभी 0 हो गया,
लेकिन जैसे ही मैंने फैन स्टार्ट किया था ओमेगा बढ़ रहा था ना, और ओमेगा जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा को लिखेंगे आप, अगर ओमेगा बढ़ रहा है। सिंपल बात है, स्पीड बढ़ेगी तो सब लोग एक डायरेक्शन में, अगर स्पीड घटेगी मतलब हम फैन को बंद करेंगे, थीटा और ओमेगा का तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, वो तो नीचे आएगा, अल्फा क्या होगा ऊपर। ये ऐसा ही हुआ ना कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे तो एक्सेलरेशन, गाड़ी की स्पीड कर रहे तो क्या है, गाड़ी की स्पीड कम कर रहे तो क्या है रिटार्डेशन। कहां दिखाते हो, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हो ना। तो सेम यहाँ पे अगर फैन की स्पीड कम होती है मतलब ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा अल्फा। क्लियर है बात, सिंपल है, आगे बढ़ते। पीछे थे ना हम, बस याद है, तीन रिलेशन हमारे पास है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़े हैं, बोलो ना का, इकडे लक्ष द्या सगळे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां क्या लिखा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। ओमेगा नॉट क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इनकी ही एनालॉजी है ये। यहां पे एक्सेलरेशन है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस को क्या लिखेंगे आप, यू को ऑब्वियसली ऊपर जैसे ओमेगा नॉट लिखा था ये। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रिलेशन यहां क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा, मतलब ए को अल्फा से और एस को हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो ये लिखना है हमें, लिख लो ये तीनों लिखो इसके साथ आमने सामने। 30 सेकेंड का वक्त है, रफ में लिखना है तो कोई हैंडराइटिंग मैटर नहीं करेगी, जस्ट ये कूल डाउन प्रोसेस चल रही है, लिखो ही। चलो सभी लोग देखे यार, फैन चलता हुआ फैन को रोक दिया, कितने स्पीड से चल रहा था, ये क्या होता है 120 आरपीएम। वो क्वांटिटी का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा है क्या ये ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। एन कितना दिया यहाँ पे 120 आरपीएम, ये पसंद नहीं हमें बिल्कुल, हमें आरपीएस पसंद है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये मिनट में है ना। रिवोल्यूशन पर मिनट को रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, कितना आ जाएगा ये 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बोलने को मागे। और बाद में फैन को बंद कर दिया ना, तो बंद करने के बाद कितना समय लगा इसे, सो टी इक्वल टू 10 सेकेंड, ये गिवन है। और क्या गिवन है, रेस्ट में आ गया, मतलब यहां से हम ओमेगा निकाल देंगे ना, ओमेगा क्या होगा 2 पाई एन, तो ओमेगा कितना हो गया 4 पाई, एन की वैल्यू 2 है ना, क्या 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो 120 बार घूम रहा है 1 मिनट में, बराबर। तो 1 सेकंड में तो कम ही घूमेगा ना, तो डिवाइड बाय 60, तो ओमेगा कितना आ गया 4 पाई। अच्छा फाइनली फैन रुक रहा है, तुम लोग बात करना रोक दोगे, फाइनली फैन रुक गया, मतलब ओमेगा उसका क्या हो गया 0। मैं इसको ओमेगा नॉट लिख दूं क्या, मतलब स्टार्टिंग का ये था, और बाद का ओमेगा क्या लिखूंगा मैं 0, क्योंकि फैन बाद में रुक गया, ये डेटा लिख लिया हमने, इतना काम है, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि क्या करेगा भाई, कितने बंद करना, कितने चक्कर वो घुमा, 1 2 3 4, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे हम, 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहला इक्वेशन हम यूज करेंगे इसमें, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना यहाँ 0, ओमेगा नॉट कितना यहाँ पे 4 पाई, टी कितना यहाँ पे 10 सेकेंड, 4 पाई उधर जाके -4 पाई डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा होगा अल्फा। बात तो सही है, फैन बंद हो रहा है तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, करेक्ट है। थोड़ा रिड्यूस करते हैं 2, और ये कितना हो गया 5, तो अल्फा को लिखेंगे -2 पाई बाय 5, इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा आ गया, अल्फा क्यों निकाला ऐसा सवाल आया माइंड में,
तुम्हारे तो आया नहीं होगा, मेरे आ गया माइंड में, अल्फा क्यों खामखा निकाल रहे, वो थोड़ी ना पूछा। उसका एक्सप्लेनेशन के लिए हम थोड़ा पीछे आ गए। यहाँ पे तीनों इक्वेशन में बिना अल्फा के दाल नहीं गलेगी, इसलिए हमें अल्फा तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट किया। आगे आए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा मतलब कितना एंगल वो घूमेगा, उससे हमें कितने चक्कर लगाए वो पता चल जाएगा। कैसे 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 2 पाई मतलब कितना चक्कर होगा, और इसका जो आंसर है उसके इक्वल कितने चक्कर होंगे वो कैलकुलेट कर। हमने इक्वेशन यूज किया s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, उसकी एनालॉजी इसमें ये आएगी ना, यहां से हम थीटा फाइंड आउट कर ले। थीटा कितना आ गया, ओमेगा नॉट कितना है, ये है 4 पाई, कितने समय के बाद हो रहा है ये 10, 1/2 इंटू अल्फा कितना है, सो माइनस 2 पाई बाय 5 है, इंटू टी स्क्वायर कितना है 100 हो गया ये, ठीक। तो कितना आया आंसर, ये हो गया 40 पाई। इससे उड़ा दो, इसे 2 से काट दो, 5 भी उड़ गया, 5 ने उसको कर दिया 2 और ये हो गया 0। कितना बचा ये माइनस पक्का 20 पाई, बाकी लोग मर गए 20 पाई। थीटा कितना आ गया 40 पाई माइनस ये कितना आ गया 20 पाई। पिक्चर खत्म नहीं होती है, पिक्चर में हमने देखा थीटा आ गया 20 पाई। जय, थीटा 20 पाई आया, हमें मुझे कितने चक्कर लगाएगा ये रुकने से पहले, अगर 20 पाई एंगल, ये एंगल है, इतना एंगल घूमेता है, तो हमने कहा एक चक्कर माने एक रिवोल्यूशन 2 पाई होता है। ये कितने हैं, इधर लिखो 20 पाई माने कितने, x लिखो, क्योंकि लीनियर रिलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 20 पाई इज इक्वल्स टू x इंटू 2 पाई, पाई और पाई गया, 2 ने इसको काट के कितना बना दिया, तो कितने चक्कर लगाए उसने, so it will cover 10 revolution before coming to rest, चलो लेक्चर खत्म, मुझे अटेंडेंस देना है फिर ही जाओगे।